नमस्कार, जय श्री राम। तो एक बार जोर से सभी दोनों हाथ उठाकर, कमी न रह जाए, जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो विषय है राम राज्य, इनेबलिंग गुड गवर्नेंस थ्रू सोशल मीडिया। बात भारत की हो, बात कुशल प्रबंधन की हो, शासकों की हो, शासन चलाने की व्यवस्था की हो, और बात भगवान श्री राम की न हो, ऐसा कैसे संभव है? राम राज्य, अक्सर लोग कहते हैं राम राज्य क्या है, राम राज्य की परिकल्पना क्या है, राम राज्य की परिभाषा क्या है? आप राम राज्य को परिभाषित कैसे करते हैं? कई बार तो मैं ऐसे कई अवसरों पे जाता हूं, लोगों ने प्रश्न किया, राम राज्य आपके हिसाब से क्या है, कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? समय नहीं होता है तो समय अभाव में मैं ये भी निवेदन करता हूं कि राम राज्य यदि समझना हो तो एक पंक्ति में भी समझा जा सकता है, वो राज्य जिसमें राजा के अलावा सभी प्रसन्न हो, वो राम राज्य हो। वो राज्य जिसमें राजा के अलावा सभी भोग करते हो और राजा को सिर्फ त्याग करने के लिए आया हो, वो राम राज्य है। वो राजा, वो राज्य जिसमें सामाजिक समरसता, एक रूपता, एक भाव की प्रामाणिकता शब्दों में नहीं, कर्मों में परिलक्षित होती हो। अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राजधानी से निकलता है, वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा लेता है, निशिचर हीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन, ये प्रतिज्ञा लेता है, पूरी पृथ्वी को निशिचर विहीन कर दूंगा समाज के हित के लिए। केवट के पद प्रक्षालित करता है, सबरी से मिलता है। सबरी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, राम यदि तुमने सौगंध न ली होती वशिष्ठ के आश्रम में, राम यदि तुम्हें रावण का वध न करना होता तो तुम मुझसे मिलने आते क्या? राम ने उत्तर दिया, माता, रावण वध के लिए तो हमारा छोटा भाई लक्ष्मण ही पर्याप्त था, अपने अंगूठे से ही उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन सदियों बाद भी यदि कोई राम की बात करे तो उसको ये न कहने का मौका मिले कि वर्षों तक वन में एक मां अपने पुत्र का इंतजार करती रही प्रेम में, लेकिन उसने आवाज नहीं सुनी, वो आया नहीं। मैं इसलिए आया हूं मां, और झूठे बेर खाए। व्यक्तियों को व्यक्तियों से जोड़ना, राज्य की सीमाओं को असीमित बना देना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि वो चाहते तो दशरथ की चतुरंगिणी सेना भी स्वयं में पर्याप्त थी, आक्रमण कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि सबको जोड़ना था, प्राणियों को, पक्षियों को, सबको जोड़ना था। पूरब से पश्चिम तक जोड़ा, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा। यहां तक कि अटल जी ने अपनी एक कविताओं में उसका उल्लेख किया है, चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त, जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलवेदी पर सस्मित हर्षित शीश चढ़ाया। वाल्मीकि ने जिसको गाया, कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। यह आदर्श स्थापित किया। 2014 से पूर्व भी योजनाएं बनती थीं, ऐसा नहीं है कि योजनाएं अंत्योदय के लिए नहीं बनी, लेकिन फलित नहीं होती थी, लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। वर्तमान का प्रधान सेवक भी प्रयागराज में जाके पद प्रक्षालन करता है।
सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे और प्रभावी ढंग से पहुंचे, बीच में न रह जाए, कहीं खो न जाए, इसका प्रबंधन किया। और यहीं पर आता है सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, सार्थकता निभाई। हमसे पूर्व में आदरणीय संगठन मंत्री जी कह रहे थे कि सार्थक बनाना है या सफल बनाना है। योजनाएं की सफलता योजनाओं की सार्थकता पर निर्भर करती हैं। अगर योजनाएं सार्थक नहीं हैं तो उनकी सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और उसको सार्थक बनाने में सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और कोविड के दिनों में भी आपदा प्रबंधन के रूप में लोगों ने उसका प्रभाव देखा। किस तरह से हम लोगों तक पहुंचे, जो पीड़ित थे उनकी सहायता की गई। प्रबंधन में जुटे हुए लोगों ने भी लोगों से कनेक्ट किया। तो राम राज्य और सुविधाएं किस तरह से प्रभावी ढंग तक लोगों तक पहुंचे और उस क्षेत्र में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, इस पे चर्चा करने के लिए, गहन चर्चा करने के लिए हमारे बीच में दो बड़े महत्वपूर्ण और अनुभवशाली व्यक्ति हैं। तो मैं आदर सहित निमंत्रण देना चाहूँगा हमारे शहजाद पूनावाला साहब को। वो मंच पर आएं, सुशोभित करें। शहजाद जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। परिचय देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों से परिचित हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रखर वक्ता हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। अगले जो हमारे अतिथि हैं माननीय अप्रमेय जी, कू के संस्थापक, आदरणीय अप्रमेय जी का स्वागत करें। और एक बार जोर से फिर से जय श्री राम। तो इस सत्र हर हर महादेव। तो सत्र का आरंभ करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय प्रेमेश जी को कि वो कुछ शब्द रखें और उसके बाद चर्चा को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। यहीं से बैठ के करेंगे। ठीक। Very good afternoon. So, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में मिक्स करके बोलना है। If you look at all the social media, right? 95% plus, 99% plus are owned by one country. Even if you look at the logos here as well, right? Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat. Which country is this owned by? Nobody knows? So, make new thought I want to leave with you while I talk about this. All these guys are looking at world influence. By doing world influence, they're anyway taking care of themselves. America, they will anyway have all the Americans use their social media platforms. Then once they decide that the social media platform is good, उसको बाकी सारे देशों को लेके जाने के लिए it's very easy for them because of their dominance in politics, in economics, in every other way, media,
they build a global narrative overnight, right? So when we are doing a conference here in Ujjain, the fact that we are doing the conference on social media and the social media that we use is actually from America is something to think about. Right? And when we created Coup, we started off with a very innocent objective. The innocent objective is जो लोग हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु सब बोलते हैं, उनका वॉइस ओपन इंटरनेट पे नहीं है. ओपन इंटरनेट मतलब व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है. व्हाट्सएप और फेसबुक अपने दोस्तों के साथ जो बात करते हैं वो है. पर ट्विटर जैसा जहां पे जब मैं बोलता हूं सारी दुनिया सुन सकती है, उस टाइप का सोशल मीडिया में लैंग्वेज एक्सप्रेशन बहुत कम है. बहुत सारा 90-95% इंग्लिश है और 5% से कम हिंदी और बाकी सारे भाषाओं में. तो हम इसलिए शुरू किए थे कि हम लोकल लैंग्वेज बोलने वाले को एक ओपन इंटरनेट प्लेटफॉर्म दे सकें. And as we built it, we also learned, right? We learned that heavy influences happen through social media, right? And it is very, very important not to just have our own social media, but have a TikTok moment for India, right? Which means TikTok जो चाइना में establish हुआ था, वो दुनिया भर यूज करते हैं अभी लोग, right? Including the US, and US is now in a position where they are actually getting very nervous about TikTok having such dominance in the US, and are also thinking about banning them and stuff like that. So this is a very crucial moment in time, mainly because the future of technology is going to get only deeper. Just like the mobile phone came 10-15 years ago and now all of us have it, we know the perils, the disadvantages of the smartphone, but we are all on it because of the advantages, and mostly because of peer pressure also. Because everybody else in my family and friend circle are there, we bought a smartphone, we are on certain networks, social networks. In the future, very soon, this is not going to be just the smartphone. Today, we live in the offline world where right now we're all sitting in the offline world. Suddenly, we want to go to the online world, we look at the phone. This will start merging, right? You will start living in a world where offline and online will merge. You will wear glasses that will suddenly, so I'll wear this glass, I'll have technology in this glass where I'm with you, but I'm also seeing my WhatsApp messages without touching my phone. Right? The day is not too far away. We're talking about metaverse anyway, so some version of metaverse will make this happen. Right? And beyond that, we're talking about companies like Neuralink, where a chip will be in our brains, and you don't need a hoarding anymore. You don't need to talk anymore. I'll just sit here. If all of you have a chip, I will just think something and I'll say broadcast to this audience. It will come to your brain, I don't even have to talk. Right? Those days are also not too far away. Right? And why will we all accept this? क्योंकि सबके पास है, जिनके पास चिप है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं. Just the same concept as mobile phone, smartphone, right? Person with a smartphone is more connected and smarter, has access to everything at his fingertips. Person with the chip will have access to everything without even having a smartphone. So there will be peer pressure. There will be technology that will get deeper into our psyche.
And instead of being users of those technologies, just like we have used technology, social media, everything right now, I think we should, one, develop those technologies ourselves faster. Develop. Second, we should all come together and use and celebrate them so that the rest of the world celebrates them as well. If we don't celebrate, nobody else will. For example, we went to Brazil. The Brazil president is on coup. The biggest YouTube influencer of Brazil with 45 million followers is on coup. Ronaldinho is on coup. So Brazil started celebrating. India has celebrated coup in the past. So like this, multiple countries will start adopting Indian technology as well. Right? And if we accelerate our growth, we will also be in a position to develop technologies like Neuralink, technologies like Starlink, technologies which are actually the future. The lazier technology makes us, the more we will adopt it. So today is the moment when, while we think of our own country, which is very, very important, the way to propagate everything that is important for our country is to actually solve problems globally with our philosophy. We take our philosophy and solve problems globally, we will be accepted as a world leader. A leader who solves global problems. In the process of solving our own problems, we should not forget that there is a market out there which is waiting for technology solutions. And the more love the technology, the lesser the national barrier. Today we're not even thinking of these as American. This is our own, right? The same way, Brazil, Mexico, US, everybody should look at our technologies as their own and not even think of it as Indian. While it remains Indian very deeply, it is similar to a concept like yoga, right? Or Bollywood music. It's all ours, but the world celebrates it. The day we hit that moment with technology, I think our global influence starts. And it's very important for us to dream that big, have that ambition, and then few of us, not just who, but several other technology platforms will actually be able to influence globally. So I'll stop there. थैंक यू शहजाद जी, आपके अपने वक्तव्य हों, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आज उज्जैन की इस पावन धरती पर मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं भारत नीति का, यहाँ के तमाम आयोजकों का और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारे साथ अब मौजूद है इस सभागृह में, पी मुरलीधर राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभागृह में बैठे सभी जो डिजिटल योद्धा है, खास करके प्रथम पंक्ति में मुझे अपने कई सारे मित्रगण दिखाई दे रहे हैं। शेफाली जी हैं, विकास पांडे जी हैं, प्रशांत जी हैं, प्रदीप जी भी बैठे हैं, कपिल मिश्रा जी थे। देखिए, आज का जो विषय है जिस पर आपने हमें आमंत्रित किया है, और इस विषय में अभी इन्होंने के संस्थापक फाउंडर ने बात रखी है, राम राज्य एनेबलिंग गुड गवर्नेंस थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि अगर इस विषय का पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे अच्छा परिचायक अगर देखना हो तो वो आपको भारत में दिखाई देता है। आज जिस क्षण में हम हैं वो दरअसल आने वाली जो क्रांति हो रही है, डिजिटल क्रांति जो हो रही है, उसका एक अंश आप देख रहे हो अपनी जिंदगी में तब्दील होते हुए। आप कल्पना कीजिए, आप जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य के कई सारे लक्षण मन में आते हैं।
राम राज्य क्या है ये मन में आता है। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की भाषा में बात करूं तो राम राज्य के स्पेक्स, फीचर्स क्या है भाई, राम राज्य के फीचर्स क्या है। राम जी शबरी के झूठे बेर खाते हैं, ये राम राज्य का फीचर है। राम जी राम सेतु जो जोड़ता है लंका और भारत को, उसको बनाने में सहयोग लेते हैं तो उनके चीफ इंजीनियर, चीफ टेक्नीशियन होते हैं और वानर सेना के लोग होते हैं। उस समय पर अगर आप देखें, कल्पना कीजिए, उसको अन्यथा मत लीजिए, राम सेतु क्या था। राम सेतु उस समय का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उस समय पर किसी की कल्पना नहीं थी कैसे हम पार करें, कैसे हम जोड़े। ये राम सेतु सबसे पहला उदाहरण था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का। और इसको बनाने में राम जी ने वानर सेना की सहायता ली और किस प्रकार से उसको तैयार किया गया। और राम सेतु जो है उसने जोड़ने का काम किया। सामाजिक एम्पावरमेंट की उसमें परिकल्पना थी, समाज को जोड़ने की, उसको मजबूत करने की, ताकत देने की। यही सारे तो लक्षण है राम राज्य के। और उस समय पर जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के राम सेतु ने जोड़ने का काम किया, टेक्नोलॉजी के एक परिचायक होने का एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार से उसने उस समय पर दो अलग अलग देशों को, समूहों को, राज्यों को एक करने का काम किया, आज वही काम हमारा डिजिटल सेतु भी कर रहा है। पिछले 7-8 वर्ष में जिस प्रकार से उस समय पर प्रभु श्री राम ने राम सेतु तैयार किया, पिछले 7-8 वर्ष में मैं आपको कह सकता हूं कि इस देश में एक डिजिटल सेतु तैयार हो चुका है। और वो डिजिटल सेतु क्या है, मैं सेतु का अगर उसका विवरण करूं तो सेतु में 4 फीचर्स आते हैं। ये 4 फीचर्स है सामाजिक न्याय, एस फॉर सामाजिक न्याय, ई फॉर एम्पावरमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड यू फॉर यूनिफिकेशन, यूनिफाई एंड यूनिवर्सलाइजेशन। अब ये कैसे आते हैं, आप पूछेंगे कि आप कैसे बोल रहे हैं। कल्पना कीजिए 5-6 वर्ष पहले सभी लोग ज्यादातर अपने ट्रांजैक्शन जो करते थे, पेमेंट्स, वो किसके आधार पे करते थे। आप कैश लेकर जाते थे, कैश से करते थे। अब इस सभागृह में मुझे हाथ उठाकर बताइए कि क्या कोई ऐसा एक भी व्यक्ति मौजूद है जिसने जिंदगी में आज तक कोई यूपीआई पेमेंट या जीपे पेमेंट, डिजिटल पेमेंट ना की हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या इस सभागृह में? हाथ खड़ा कीजिए जिसने आज तक कभी डिजिटल पेमेंट ना किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं। एक समय था कि देश के विद्वान वित्त मंत्री खड़े होकर बोलते थे तिरस्कार की भावना से, अरे तुम ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, कौन इस्तेमाल करेगा, वो बूढ़ी माँ के काम कहां आएगा, उसके पास ना इंटरनेट है, ना उसके पास फोन है, ना वो पॉस मशीन लेकर बैठी है, कौन से भारत की कल्पना कर रहे हो। ये ऐसे भी हमारे देश में विद्वान वित्त मंत्री बोल के गए कुछ वर्ष पहले। आज गर्व का विषय है कि जो डिजिटल पेमेंट का टेक्नोलॉजी देश के बड़े से बड़े मॉल में मिलता है, उसके सामने ही जो रेडी पटरी लगाने वाला व्यक्ति है, उसके पास भी वही डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये है एम्पावरमेंट। किसी ने कल्पना नहीं की थी, सब मजाक उड़ाते, बहुत मजाक उड़ाते थे। मोदी जी का मजाक उड़ाते थे, हम लोग बोलते हमारा मजाक उड़ाते थे। आज देश के अंदर, पिछले अगस्त की बात कर रहा हूं, 657 करोड़ ट्रांजैक्शन एक महीने में हुए। इसका मतलब अगर इसको आप मोटा मोटा निकाल ले तो औसतन 1 सेकंड के भीतर 2000 ट्रांजैक्शन होते हैं। जितने समय में मैं यूपीआई बोलूं 7000 ट्रांजैक्शन होते। ये ताकत है। और ये क्यों हुआ?
मित्रों, जो टेक्नोलॉजी होती है, जब संकल्प ले लिया जाए कि इस टेक्नोलॉजी को केवल एक तबके के पास नहीं सीमित रखना है, मुझे इस टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण करना है, डेमोक्रेटाइजेशन करना है, इस टेक्नोलॉजी को आसान बनाना है, सुविधाजनक बनाना है, उपलब्ध करना है, सस्ता बनाना है, ताकि हर एक व्यक्ति के पास हो, तो तब जाकर इस देश के 80 करोड़ लोगों के पास आज एक से ज्यादा स्मार्टफोन आ चुके हैं, और वो स्मार्टफोन के जरिए सारे के सारे दुनिया के बड़े बड़े चीजों को भी देखता है, बिजनेस भी करता है, ट्रांजैक्शन भी करता है। 2014 से पहले आप याद कीजिए, आप, मेरी तो उम्र 35 है, मुझसे कई सारे यंग लोग यहाँ पे बैठे हैं, पर मुरलीधर राव जी, शेफाली जी, थोड़े वरिष्ठ और थोड़े से सीनियर लोग बैठे, वो बोलेंगे जब हम लोग पहली बार इंटरनेट आया था, पेंटियम 2 का कंप्यूटर हुआ करता था मेरे घर में, पेंटियम 2 बड़ी बात होती थी, पेंटियम 2, विंडोज 98, याद है वो दिन, विंडोज 98, पेंटियम 2, विकास जी को याद है, विकास जी आजकल आईफोन आईपैड के नीचे देखते नहीं है। उस समय पे एक इंटरनेट पे जाना होता था तो फोन कॉल से कनेक्ट करना पड़ता था, मिश्रा जी याद है, वो डायल कनेक्शन होता था, पहले वो घंटी बजती थी, टी 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 बीएसएनएल का, और फिर कनेक्ट होता था, और फिर माँ आ जाती थी 15 मिनट में, अरे कितना यूज करेगा, क्या देख रहा है, उनके मन में तो यही था कि क्या देख रहा है, हालांकि हम उस समय भी रिसर्च ही करते थे। ये लड़कों के साथ ज्यादा होता है, लड़कियों के साथ नहीं, तो उस समय फिर बहुत महंगा होता था, तो उस समय किस विषय पे रिसर्च करते थे फिर? उस समय पे नहीं। उस समय पर भी जो भारत के इतिहास में जिन लोगों को जगह नहीं मिली, उनके ऊपर प्रेजेंटेशन करके कि किस प्रकार से देश के मुगल नहीं बल्कि देश के असली आदर्श हमारे साथ जो है वो महाराणा प्रताप है, उसके ऊपर रिसर्च करके हम क्लास में। इसीलिए जब किसी बगीचे का नाम अब अमृत उद्यान किया गया तो हमें तो दर्द नहीं हुआ, हमें तो बड़ी खुशी महसूस हुई। आज जिसकी मुगलाई मानसिकता है उनके लिए क्या है, पर बड़ी विचित्र बात है, थोड़ा सा दिशाहीन हो रहा है। लेकिन तो जोड़ तो वो भी रहे हैं, प्रयास कर जोड़ने तो वो भी निकले। अब वो किस किस को जोड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं, आज कश्मीर में ही नजर उठा के देख लो तो कौन कौन जुड़ रहा है उनके साथ, तो देख ही रहे। परंतु मैं एक ही बात कहूंगा, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। कुछ यात्राएं होती है वो पद यात्रा होती है, कुछ यात्राएं होती है वो देश को जोड़ने के लिए होती है, और कुछ यात्राएं होती है वो पदों के लिए होती है। तो पद यात्रा और पदों की यात्रा को अलग अलग रखा जाता है। यात्रा तो वो थी जो निकली थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निकाली थी, तो एक देश में एक विधान एक निशान होना चाहिए, ये यात्रा होती है। या जो यात्रा निकली थी तो ऐसी सामाजिक जन चेतना जगी कि भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में निर्माण होने वाला, ये यात्रा होती है। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा नहीं होती, वो तो मंशा होती है, वो तो आकांक्षा होती है। बहरहाल मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो इंटरनेट 15 मिनट इस्तेमाल करना होता था तो बड़ा लंबा बिल आ जाता था, मम्मी फोन लॉक करके जाती कि भाई ये यूज करता रहेगा, और फिर बड़ा मोटा बिल आएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जब से सरकार आई है तो 1 GB डेटा की कीमत जो 300 रुपए से अधिक होती थी, आज वो 1 GB डेटा की कीमत मात्र 8.5-9 रुपए है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जब होता है तो इससे क्या होता है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होता है, टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण होता है, टेक्नोलॉजी सबके लिए होता है, सबको मिलता है, सबका इस्तेमाल करने का एक मन होता है, उसको यूज करने का मन होता है। इसीलिए जो ठेला लगाता है, जो रेडी पटरी चलाता है, उसके पास भी वो टेक्नोलॉजी है, और बड़े से बड़े मॉल में भी वो टेक्नोलॉजी है। अब आप कल्पना कीजिए और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए, डिजिटल डिवाइड था हमारी कंट्री में। 2014 से पहले एक डिजिटल डिवाइड था, इंडिया अलग था, भारत अलग था। आज लगभग 5.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिक फाइबर बिछाकर और 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा देकर वहां पर सेंटर बनाकर मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अब इंडिया और भारत का कोई अंतर नहीं बचा है, डिजिटल डिवाइड नहीं, डिजिटल यूनिटी बनी है। जैसे कि राम सेतु ने जोड़ने का काम किया, आज इंडिया और भारत एक हो चुका है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। स्वामित्व योजना मैं उसी पे आपको देखिए, एक और आप देखेंगे एम्पावरमेंट कैसे होता है।
हमारे देश की कहानी है ना, कुछ वर्ष पहले तक एक एटीट्यूड था, एक सोच थी कि अगर मैं केंद्र से 100 रुपए भेजूंगा तो 85 रुपए 85 रुपीज बिचौलिए खा जाए। ये एक्सेप्टेड नॉर्म था, ये टेकन फॉर ग्रांटेड था, ये स्टेटस को स्थिति थी कि अगर मुझे 100 रुपए भेजना है तो 85 रुपए वो बिचौलिए खाएंगे, वो उनका कमीशन है, 15 रुपए जाकर उसको मिलेंगे जिसको मिलना चाहिए। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एफिशिएंसी नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी और मोटा घोटाला और भ्रष्टाचार। अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राइवेट हाथों में उपलब्ध नहीं कराया, परंतु उसे मैकेनिज्म एंड टूल फॉर पब्लिक गुड्स डिलीवरी बनाया, तो आज आप देखते हैं कि डीबीटी और जैम ट्रिनिटी के माध्यम से 23 लाख करोड़ का डीबीटी ट्रांजैक्शन किया जाता है और उससे 2.5 लाख करोड़ इस देश का बचता है, जो गरीब के पास ही फिर से चला जाता है किसी ना किसी स्कीम के माध्यम से। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो और कोई भी निधि हो जो लाभार्थी को देना हो, आज किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, रुकने की आवश्यकता नहीं। जैसे तारीख बदलती है, नया महीना शुरू होता है, सीधा आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है और गरीब को बिना किसी हाजिरी लगाए हुए, बिना किसी घूस दिए हुए उसको अपना अधिकार मिलता है। तो ये भी एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा तरीका है और इससे देश का पैसा बचता है, देश के संसाधन बचते हैं इससे। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री 4.0 आपने सुना होगा। इंडस्ट्री 4.0 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो गुलामी की वजह से और गुलामी मानसिकता की वजह से, और जो तीसरी औद्योगिक क्रांति थी जो 1960-70 के दशक में आई, उस समय पर भी क्योंकि हमारी मानसिकता वो गुलामी वाली थी तो उसमें हम पिछड़ गए। परंतु आज जिस प्रकार से डिजिटल रेवोल्यूशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से इंडस्ट्री 4.0 में भारत केवल योगदान नहीं देगा, बल्कि भारत इसका चेहरा बनकर और भारत इसका नेतृत्व करने की जगह पर खड़ा है। यह आज संभव होते हम देख रहे हैं। आज आप देखिए, एक समय था हम फोन इंपोर्ट करते थे, मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते थे। आज मुझे गर्व से कहने का एक अवसर मिलता है कि $1 बिलियन का सैमसंग और आईफोन बनता है तो नोएडा में बनता है और यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। और आने वाले कुछ वर्षों में हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट, हम वैसे भी नंबर 2 बन चुके मोबाइल एक्सपोर्ट में, पर आने वाले कुछ वर्षों में अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगा आईफोन का, सैमसंग का, तो वो भारत की भूमि से। ये मेक इन इंडिया। तो ये इस प्रकार से आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये मोदी जी का सेतु, उस समय पर राम सेतु ने 2 जगहों को जोड़ने का काम किया। उसमें सामाजिक न्याय और सोशल एम्पावरमेंट का एक परिचायक मिला, उसमें टेक्नोलॉजी देखने मिली, उसमें यूनिफाइंग फैक्टर आपको देखने मिला। उसी प्रकार से आज जिस तरीके से मोदी जी ने ये डिजिटल सेतु खड़ा किया है, तो इस डिजिटल सेतु के माध्यम से भारत का अब पूरी तरह से कल्याण भी हो रहा है और भारत आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 है तो उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। फिर से एक बार उज्जैन की पावन धरती पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है और मुझे उम्मीद है कि बार-बार आने का अवसर मिले। धन्यवाद शहजाद भाई। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आफ्टर कू केम इनटू एग्जिस्टेंस, चुनौतियाँ भी रही होंगी और भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियाँ जब डेफिनेटली आपने फेस की हो, तो हम आपके माध्यम से सभी लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यतया वो क्या चुनौतियाँ हैं जो आपको लगा कि वास्तव में ये पश्चिम से भी आ रही हैं और कुछ पश्चिम के जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जो अक्सर इस तरह से बताने लगेगा कि ये कू में क्या फ़ायदे हैं
या एडवांटेजेस हैं या व्हाट इज द एडिट फीचर दैट कू हैज, दे विल नॉट टॉक ऑफ दैट, rather they will emphasize more on what the problems that coup has. So why not to use, but why to use they don't. इस तरह के challenges भी आए होंगे, तो वो क्या थे मुख्यतया. दूसरा, वो ऐसी कोई भिन्न इंडिया स्पेसिफिक भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो कू ऐसा क्या डिफरेंट या भिन्न कर रहा है जिससे भारत, भारतीय और भारतीयता इसको बढ़ावा मिले और हम ही हैं, हम अपने आप को उसमें देख रहे हैं, इस तरह की भी भावना है. तो ये दो प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए मैंने जवाब. So I'll answer this, first question. So there have been multiple challenges. So social media platform एक organism जैसा है, like living being. मतलब सिर्फ ऐप बनाने से you might have the ability to make an app, but it's not just that. App is the body. The people in the app, all the users are the soul, right? So from my past experience of Taxi for Sure, running that app, building that app and running it, it's more a transaction app. I will serve you something, like I'll take you from point A to point B, you give me money and that has to be registered. It's a very straightforward transaction application. Yahan pe, every single person who's on it or off it, off Koo or on Koo, makes Koo different. And each person's emotion reflects what Koo is. So it is not just the app. I can't get engineers into a room, make the app, and tomorrow it will be successful. It needs the acceptance of society across, like from the biggest leaders and VIPs and celebrities to the common man. Everybody should accept it to be a part of it. That is when this becomes successful. So very, very different from what I built before. Jahan pe perception, branding, the softer aspects of building a business are much, much more challenging than in a transaction app. So I think for us, moments of Twitter actually goofing up in India actually helped us in getting mass adoption, mass acceptance. So yes, it was a challenge before, it would have been slower. Going and telling each person why Koo is special is going to take time, right? But when everybody gets to know together, and there is a larger reason for which they come and try the app, they suddenly discover all the new features that we have enabled, right? For example, being able to talk in multiple languages at once is only on Koo, not on any other social media platform. You can type in Hindi or English, but you can quickly auto-translate it into Tamil, Telugu, Malayalam, every other language which is applicable, even Portuguese and Spanish and international languages, and post it all at once. And what Koo does is very special. It distributes it to each community separately. Hindi post Hindi community ko jayega, English post English community ko jayega, Tamil Tamil ko. So you will get followers and reactions from each community separately. So this is one very good feature that we have. Second, what we are coming up with. नहीं, बट हिंदी सिर्फ हिंदी वालों को जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन है या उनको भी जाएगा और बाकियों को भी जा सकता है? बाकियों को भी जाएगा. हाँ, नहीं तो फिर वो हिंदी को जाएगा, तमिल को जाएगा. So everybody the consumer. अच्छा, one message itself will get translated to other. Okay, fine. Right. Next. तो आपने ये फीचर एलन मस्क को बता दिया? वो नहीं करेगा.
So he's very West focused right now, ओके trying to make money off the platform. बट उनको बताएं ना बताएं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि लेट देयर बी अ डे व्हेन वी कैन से दैट वी आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट विद एलन मस्क ऑफ इंडिया एज फार एज कू एंड ट्विटर कंपैरेटिव इज कंसर्न। और जब तक ये सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही ये संभव है। और वैसे एलन मस्क ऑफ इंडिया क्यों, हमारे पास अडानी और अंबानी है। नहीं, मैं कू और ट्विटर इसीलिए आगे जोड़ दिया कि एज फार एज दीज टू सोशल मीडिया ऐप्स आर कंसर्न, उनके तुलनात्मक अध्ययन की बात की मैंने। ये संभव तब तक नहीं है जब ये सामाजिक आंदोलन ना हो और हमें हमारे देश का व्यक्ति हमारे देश के लिए कुछ बनाए, और उसको अगर हम ना साथ दें तो कौन साथ देगा। इसलिए हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, नैतिक प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए कि हम इनका साथ दें, इनके साथ चलें और उसको अपनाएं। दूसरा प्रश्न हमारा जो था, So going forward, we are thinking deeper. Like we're thinking, so we're very close. So we're not sitting in California, Palo Alto, and imagining an English word. We are sitting here in Bangalore. We're going to smaller towns, smaller places, understanding what people want. Right? And India is in a very different stage than what America is. So, this whole language movement is something that is very, very Indian. Because of the languages, when it comes to Indian culture, we talk Indian culture in our language, not in English. जब हिंदी में बोलते हैं तो सब कल्चर के बारे में बोलते हैं। So a lot of expression around culture is coming out on Ku, which is absent on the Western planet. For example, all the main temples of India are on Ku. All of them post on Ku in local language. okay. There are temples which do daily aarti live show on Ku. Daily. And then social media conclave that is being held at Ujjain, is it also being live there on Ku? I don't know whether the person who's live broadcasting is live broadcasting it on Ku. Okay. But we should make sure it happens. अगले सेशन के लिए तैयारी कर लें, प्रायोजकों से मेरा अनुरोध है कि वो उस पे भी जाए। जी। So I think the uniqueness is about, because of the language, the uniqueness of the content that is being spoken on the platform. Right? It gives a lot more confidence for people to come and talk about our own culture or our own history, everything else. In English is celebrated. Right. So that is one example. थैंक यू। शहजाद भाई, अपने वही चिर परिचित अंदाज में अपने ओजस्वी आपने वक्तव्य दिए। आपसे थोड़ा सा डबल लोडेड क्वेश्चन पूछूंगा, प्रश्न। सोशल मीडिया एक अभी बीबीसी से संबंधित कुछ, बीबीसी ने कुछ अपना एक एजेंडा चलाया, बड़बोलापन है वो उनका, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2024 में जो चुनाव आने जा रहे हैं, कल मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि 2024 के चुनाव भारत में होंगे, भारत के अंदर होंगे। एक तरफ कौन खड़ा है इसको लेकर के कोई किसी के बीच में मतभिन्नता नहीं है, दूसरी तरफ कौन होगा ये टू बी डिसाइडेड। लेकिन एक अदृश्य दूसरी तरफ कुछ लोग जरूर खड़े हैं। भारत के अंदर भारत का चुनाव 2024 का ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ट्रेलर था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, सोशल मीडिया पे जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन भारत के प्रतिपक्ष के लोगों के बीच में होगा, कैसे होगा वो अलग विषय है। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि भारत वर्सेस विश्व जरूर होगा 2024 का चुनाव। इसको आप किस तरह से देखते हैं और सोशल मीडिया पे उसकी किस तरह से भूमिका आप तय कर रहे हैं, और उस नून नैरेटिव्स को हम प्रतिक्रियावादी नैरेटिव में फंसने की बजाय हम क्या नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं और कैसे हमारे नैरेटिव्स पे लोग जवाब दें, इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं।
देखिए, इस देश में एक विशेष मंडली है जिसको मैं बीबीसी मंडली कहता हूँ। बीबीसी मंडली का मतलब है भड़काऊ भाईजान कमेटी। इसमें ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, पर भड़काऊ भाईजान कमेटी अगर मैं बोलता हूँ तो किसका चेहरा सामने आता है और कौन इसके संस्थापक है, कौन इसके नैरेटिव गढ़ता है, ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। आमतौर पर जो आपने देखा होगा अभी तक चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, बीजेपी बनाम बसपा, ये होता था। ये संभवतः पहला ऐसा चुनाव होगा भारत की जनता बनाम बीबीसी, भड़काऊ भाईजान कमेटी, और निश्चित रूप से जीत भारत की जनता की ही होगी। ये इसलिए होना है क्योंकि देखिए, ये बहुत पुराना एक 2002 से एक मॉडल है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री जानते हैं? छोटी इंडस्ट्री, छोटा उद्योग जो होता है, कॉटेज इंडस्ट्री था। तो जब गुजरात में थे तब ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाते थे। ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाते थे गुजरात को बदनाम करने के लिए। गुजरात में आतंकवादी मारा जाता था तो उसको भारत की बेटी बुलाते थे। गुजरात में कार सेवकों को जलाया जाता था तो वो ऐसे लोगों को जलाने का भी वो षड्यंत्र बोलते थे कि ये तो गढ़ा गया और इन लोगों ने अंदर से ही आग लगा दी। गुजरात को बदनाम करने के लिए एक कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज वो कॉटेज इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में काम कर रही है, तो पूरे भारत को बदनाम करने का इन्होंने बेड़ा उठा रखा है। परंतु वो ये भूल गए हैं कि वो जो गुजरात में नहीं कर पाए वो भारत में कतई नहीं कर पाए। गुजरात में भी उन्हें बार बार जवाब मिला और इस बार तो ऐसा जवाब मिला है कि वो कहीं के नहीं रहे हैं। और जो गुजरात में अभी हुआ है ना, ये गुजरात तो झांकी है, 2024 बाकी है। जितना भारत को बदनाम करेंगे उतना और जवाब मिलेगा। आप मुझे बताइए, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है निशा जी, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उस व्यक्ति के बारे में कल्पना कीजिए जो अब तक इन लाइन था। आपको याद होगा मेरी माँ मुझे भेजती थी बार बार, बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया जाके भर। फिर मैं बैठा रहता था, 1 घंटा लगता था, लाइन में खड़ा रहता था, बिल भरता था। याद है कि नहीं याद है वो दिन? जन्म पत्री लेना था तो लाइन में खड़ा होना है, मृत्यु पत्र लेना है परिवार का किसी व्यक्ति का तो लाइन में खड़ा होना है, बिल देना है तो लाइन में खड़ा होना है। आज मोदी जी ने इन लाइन हटा के सबको ऑनलाइन कर दिया है। आज जो चीजें 7-7 दिन में होती थी वो 7 मिनट में। अब ये जो इन लाइन से ऑनलाइन आए हैं, क्या वो इनके भड़काने पे और बदनामी ब्रिगेड के दुष्प्रचार पे प्रभावित होने वाले हैं क्या? ऐसा दौर चला गया और हम लोग तो अब तो गुलामी की मानसिकता और बेड़ियों को तो रोज ही तोड़ ही रहे हैं ना। उसको रोज तोड़ने का, ऐसे प्रतीकों को समाप्त करने का एक काम भी किया गया। इसमें भी सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका, और इसमें मेरी बहन शेफाली यहां बैठती है। आज सोशल मीडिया, अभी शिव प्रकाश जी और हितानंद जी ने भी कहा कि सोशल मीडिया वो माध्यम बन चुका है, डिजिटल मीडिया वो माध्यम बन चुका है कि अब तक की जो झूठ हमें सिखाया जाता था, जो झूठ परोसा जाता था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास का एक डोमिनेशन था लेफ्ट का, जो यूनिवर्सिटी से लेकर टेक्स्ट बुक और करिकुलम में हम पर थोपा जाता था, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे देश के असली आदर्श कौन है वो दिखाने का काम हम करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को सेलिब्रेट करने का। तो आज हम अपनी जड़ों के पास जा रहे हैं। आज हम हमारे पूरे समाज का और हमारी गरीब जनता का कल्याण कर रहे हैं। आपको एक और उदाहरण है, जब कोविड आई, कोविड की एक ऐसी स्थिति जो 100 वर्ष में नहीं आई, हर एक एनालिस्ट ने और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा भारत समाप्त हो जाए। वो याद है वो कुछ यूट्यूबर, अभी तो नए भी बने हैं कुछ यूट्यूबर, पहले भी पुराने यूट्यूबर जो बन गए थे, एनडीटीवी का ट्रांसफर होने से पहले जो यूट्यूबर बन गए थे, उन्होंने तो कहा 50 करोड़ केस हो जाएंगे कोविड के, 50 करोड़ केस हो जाएंगे, 4-5 करोड़ लोग मर जाएंगे, वैक्सीन कहां होगी, फाइजर की वैक्सीन मंगाओ, मॉडर्ना की मंगाओ, ये मंगाओ वो मंगाओ। बताइए, वो अमेरिकन से पूछा मैंने, मेरा दोस्त है अमेरिका वाला, मैंने उसको बोला भाई तेरा कोविड का सर्टिफिकेट दिखा जरा, तो कोई पर्ची ढूंढने लगा। यहाँ पे मैं अगर किसी को बोल दूं अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ तो सारे लोग अपने मोबाइल फोन लेके खड़े हो जाएंगे और कोविड का ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखाएंगे।
और यही नहीं, अब G20 आ रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। देश पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें कोविड का प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म जो बनाया है उसका ओपन हमें सोर्स दे दो, हम भी अपने देश में लागू करना चाहते हैं। संपन्न देश वो सोच रहे हैं कि 200 करोड़ टीके हमने दे दिए, ऐसा इफेक्टिवनेस के साथ दिया, और भारत की बनी हुई 2 वैक्सीन हमने लगाई और ऐसे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ लगाई कि बड़े बड़े देश चकित हो चुके हैं कि भाई क्या चल रहा है। दूसरा आप देखिए यूपीआई प्लेटफॉर्म, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत में आज जिस प्रकार से 40% ऑफ ग्लोबल जो पेमेंट्स होती है डिजिटल रियल टाइम पेमेंट्स, वो भारत में हो रही है। इससे क्या हो रहा है? इससे केवल ये देखिए, केवल ये एक स्कीम ये नहीं है कि भाई मोदी जी की स्कीम बहुत अच्छी है, इससे रियल टाइम बेनिफिट हो रहा है भारत। आज जब इंडस्ट्री 4.0, इनसे पूछिए इंडस्ट्री 4.0 क्या है, उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि कैसे हमारे थॉट प्रोसेस से भी चीजें चलेंगी। अब इंडस्ट्री 4.0 में मशीन से बात कर रही है, फैक्ट्री से बात कर रही है, कनेक्टेड है, ये कनेक्टिविटी है, ये साइबर सिस्टम्स कनेक्टेड है, ये इसमें हम लोग जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सप्लाई चेन और एफिशिएंट हो, मैन्युफैक्चरिंग और एफिशिएंट हो, कस्टमाइजेशन बड़ा हो, और फिर किस प्रकार से उसमें कस्टमर वैल्यू एडिशन हो, और फिर वो प्रोडक्ट जो है हम उसको डिलीवर करें एफिशिएंटली, वो हम लोग उस तरीके से जा रहे हैं। और ये यूपीआई और कोविन प्लेटफॉर्म, सोचिए अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भारत की प्राइवेट सेक्टर कहां कौन से झंडे गाड़ने वाली आप देखिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच में, इन उपलब्धियों के बीच में, लोगों की जो जिंदगियां बदली है उसके बीच में, ये भड़काऊ भाईजान कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी जी, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये बोलते रहेंगे, इनके बोलने दीजिए, इनको जितना बोलना है। गुजरात में 150 आ गई, और आप देखते रहिए। अब मैं नहीं बोलना चाहता, जो सीनियर नेता बैठे हैं वो आपको असली आंकड़ा बताएंगे, परंतु पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे जी बता देंगे, ये लिख कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2-3 प्रश्न अगर लोग पूछना चाहें तो जी जी सैफ अली जी, माइक देते हैं। शेफाली जी के लिए बड़ा जोर से तालियां बजवाइए, क्योंकि भारतीय संस्कृति, इनकी कल्चर के लिए उन्होंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से काम किया, मुझे नहीं लगता किसी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं अपने को बताना चाहती हूँ। आपका जो मल्टीपल लैंग्वेजेस वाला जो है अभी ट्राई कर रही थी, आपका ट्रांसलेशन गूगल और फेसबुक ऑटो ट्रांसलेशन से इट्स अ मिलियन टाइम्स बेटर, एंड आई थिंक इट्स रियली अ गेम चेंजर। मैं आपके एक्चुअली छोटे बच्चे की तरह देख रही थी 3 लैंग्वेजेस में कि क्या है और क्या मुझे क्या एडिट करना पड़ा। इट्स रियली क्रेडिटेबल, एंड आई थिंक कि हमारी भाषाएं जो हैं वो हमारा फ्यूचर है, और अगर बाहर वाले सोशल मीडिया नेटवर्क ये समझते नहीं हैं तो ये उनकी गलती होगी, क्योंकि द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, एंड जो हमारा भविष्य है वो हमारी भाषाओं में ही है। थैंक यू शेफाली। नेक्स्ट कोई और है? कितने लोगों के कू अकाउंट बने हैं, और कितने लोग हर रोज कू यूज करते हैं? आज से एक प्रण लीजिए कि ट्वीट डालने से पहले वो चीज कू पे पहले डाल दोगे, कू को पहले इस्तेमाल करोगे। प्रण लेते हो क्या? प्रण लेते हैं सभी लोग? क्या प्रण ले रहे हैं? ये पहले कू फिर ट्वीट, ठीक है? बहुत अच्छा। फिर जी So प्रश्न मिल गया आपको? वेरिफिकेशन, हाँ। नहीं, क्या पूछा था आपने? को में वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत तकलीफ है, उसको हाँ। इजी प्रोसेस करना है। So verification is a very spoken about topic right now. Right? So If Elon you Musk. don't mind, please change the Koo logo to orange color, if possible. Please try to convert to yellow to orange color. We'll keep changing the shades slowly because people shouldn't suddenly think we're changing colors and this and that. So anyway, so on the verification process,
नहीं तो सवेरे सवेरे भगवा कर दीजिए, सूर्य के साथ मैच हो जाएगा, तो कम से कम ये प्रारंभ भी कर सकते No, we can even allow customization. We're all about. नहीं, अभी टू चेंज ये इफेक्ट करने के लिए तो सूर्य की प्रकाश की तरह से ही चेंज करते जाइए कि हाँ भाई हम तो, कोई कहने का किसी को मिलेगा नहीं तो वो अच्छा येलो टिक वाला. ये दिल मांगे मोर अभी थोड़ा पहला एक प्रारंभ। Verification. So Twitter has taken an extreme step where, it is charging $8 every month, where you can buy a blue tick on Twitter. Now that is one extreme where anybody can be verified. Right? The whole reason of verification is, okay, there is a person, let's say it is, Akshay Kumar. Now there are so many Akshay Kumars on Who. Who is the real most searched for Akshay Kumar? We want to enable searching for the right Akshay Kumar so that most people go and follow the right person. That is the only use of verification. If somebody is very, very famous offline, we want to make sure that they get found easily on Who. Right? For that, we have listed down, we are the only social media platform which is listed down transparently as to why somebody will be verified and somebody won't be verified. If you're a journalist, if you're an actor, you're a model, you're any profession, doctor, what are the criteria you have to, go through in order to get a verification? So that is the yellow tick. Then we have an Aadhaar based, where you enter your Aadhaar and you say you're a real person. That is already available. You can enter your Aadhaar and get a green tick any day. Right? So these are the two verifications that we have enabled. Please share your Who handle. We'll see what if it's stuck somewhere or the criteria is not matching. That we can figure out. अमित प्रिया जी, मेरा एक सवाल है। मैं कू बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ और मैं बहुत ओल्ड यूजर भी हूँ कू का। मेरे 2,10,000 फॉलोअर भी है और मैं डेली कू करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रीच की प्रॉब्लम आ रही है। डेली कू करने के बाद भी मेरी रीच 3 लाइक, 4 लाइक, 5 लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइक, 10 लाइक। ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है और रीच की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अगर रीच कम है तो फॉलोअर ज़्यादा क्यों हुए? ये ऐसा क्यों हुआ? So what happens with social media is, while over a period of time, you said you have been a early user of Who. So you would have joined February 2021. Now from February 2021, the people who joined there, how many of them are now active on Who? And how many of the new users who have joined in the last month have followed you? So the old users might have become inactive, but there are new users who might not have seen your profile. So the more you engage on other people's profile, you go and comment, so new profiles will keep coming, new people will be active. All the people who are active daily, if you go and start interacting, people will discover you. The recent users who have come, right? And then again, so the magic is to attract your followers, your followers have to be active, which means part responsibility is the platform, part responsibility is the creator. If the creator is not active, the users will not be active. Right? In between, you might have stopped using. When you stop, your followers also thought, okay, you're not going to talk anymore, and they also left. Now you have to reactivate them. So this is a constant process. So more activity will lead to more followers and reach. धन्यवाद। इसके साथ ही ये सेशन हम का समापन करना चाहेंगे। जैसा दोनों महान भावों ने अपना वक्तव्य दिया और दोनों की ही वक्तव्यों से ऐसा लगा कि अब समय हमारा है, आगे भारत ही भारत है। विश्वगुरु बनने की दिशा में हम अग्रसर हो चुके हैं। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी के इन शब्दों के साथ ही मैं समाप्त करना चाहूँगा। जी
हाँ क्विकली फिर। आपने 370 खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, मुगल गार्डन को भी कूड़े में फेंक दिया, राम मंदिर भी बनवा दिया। अब पीओको को कब तक वापस लेकर आ रहे? कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोल के नहीं करते, बोल जी कर देते। और तब तो खास करके जब मोदी है तो मुमकिन है, और मैं भी चौकीदार हूँ। वैसे हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन 94 से है, हाँ। पर उम्मीद केवल एक ही आदमी से है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। धन्यवाद। ओवर टू यू। तो जब हमारे पास स्पीकर्स इतने कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं तो आइडिया डिलीवरी की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द एंटायर पैनल, फॉर देयर यूथफुलनेस, फॉर देयर डिलिजेंस। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस हियर। और वैसे भी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है हर बात की। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कितना बढ़िया रोल रहा एक्लेमेटाइज कराने के लिए अर्बन जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें भी और रूरल जो यूजर्स हैं उन्हें भी, कि आज वो चैलेंज नहीं है और वो पॉसिबल हो सका। तो जो सोशल नेटवर्क साइट्स और सोशल मीडिया की जो सरलता है, और जहां बात सरलता की होती है गुड गवर्नेंस वहां रोल में आ ही जाता है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। और जहां गुड गवर्नेंस है, सरलता है, वहां राम राज्य तो है ही है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे श्री अंकित आर्या को, BJYM सोशल मीडिया कन्वीनर, कि आप यहाँ पर आएँ और हमारे पैनलिस्ट श्री अप्रेमिया हु इज़ फाउंडर कू, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। हमारी स्वदेशी एप्लीकेशन कू। इसके आगे हम बुलाना चाहेंगे श्री शोभित शर्मा, पॉलिसी एंड रिसर्च को कन्वीनर, कि आप आएं, और श्री शहजाद पूनावाला, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। आपका सर हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला। जोरदार तालियां हो जाए। और अब हम बुलाना चाहेंगे श्री अक्षय शर्मा जी को कि आप मंच पर आएं और हमारे आज के इस पैनल के मॉडरेटर श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी का आभार व्यक्त करें। जब एक्सपीरियंस्ड मॉडरेटर्स हमारे साथ मंच पर जुड़ते हैं तो सेशन के जो नुआंसेस होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उभर कर निकल कर आ पाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच, सच एन ऑनर। जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी प्लीज। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, एक बार अपनी जगह खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से जय श्री राम।